वेलकम। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट ना, आज आपका फर्स्ट हाफ में था फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पेपर। नाउ व्हेन यू स्टडीड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट वाज प्योरली रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ द कंपनी, राइट? हाउ टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, प्लस how to find out the selling price of the product, how to control a particular cost, right? जब भी आपके घर में कोई मेजर इवेंट होता है तो उसके पहले एक बजट बनता है। then at the end when the activity actually take place, so you find that there are some deviations from what you have actually estimated, so you find out the deviation and identify the reasons for it, right? केटरिंग का आपने सपोज 500 गेस्ट समझा था, 500 rupees was the rate of per plate charge, बट अल्टीमेटली आपका केटरिंग का खर्चा 50,000 रुपये ज्यादा आता है। जो आपने बजट बनाया था उससे आपका 50,000 रुपये ज्यादा खर्चा हो गया केटरिंग में। व्हाट डज इट मीन? बजट सही हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बजट सही नहीं था? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो बजट बनाया और जो आपका एक्चुअल गेस्ट टर्न्ड आउट ज्यादा होंगे, तभी आपका केटरिंग का खर्चा बढ़ा है। 500 रुपये पर प्लेट वॉज योर एस्टिमेशन, 50,000 रुपये आपका ज्यादा खर्चा हुआ, इसका मतलब 100 गेस्ट आपके ज्यादा आए हैं। आपने पकड़ा था कि इस फैमिली से 2 लोग आएंगे, इस फैमिली से 2 लोग आएंगे, बट एक्चुअल में 3-3 लोग आ गए। तो इस तरीके से नॉर्मल जो भी हम बजट बनाते हैं उसमें एंड एक्चुअल में देयर आर सम डेविएशंस, तो वो डेविएशन निकालना, उसका रीजन फाइंड आउट करना एंड अल्टीमेटली फिर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे देना। हो सकता है प्लानिंग गड़बड़ हुआ, आप कम गेस्ट क्यों एस्टिमेट किए, राइट? तो दिस सब्जेक्ट आपने जो फर्स्ट हाफ में पढ़ा मॉर्निंग में, दैट वाज प्योरली रिलेटेड टू फाइनेंस। कंपनी का फाइनेंस, मॉनिटरी, पैसा, फाइनेंस रिलेटेड मैटर को कंट्रोल करना है, वो उस सब्जेक्ट का पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपका मेन ऑब्जेक्टिव अभी यही होगा कि आप हर सब्जेक्ट में क्या सीखने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर को उधार में माल बेचा है, अब आपको जल्दी पैसा चाहिए, तो आप उसको क्या ऑफर करेंगे? डिस्काउंट। तो ये एक पॉलिसी हो गया, कैश डिस्काउंट पॉलिसी। तो ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट में सीखेंगे। उसमें भी अलग अलग टाइप का डिस्काउंटिंग पॉलिसी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? इस सब्जेक्ट में क्या सीखेंगे आप? अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या सीखते हैं हम लोग? कभी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना सीखा है? क्या सीखा? कि खर्चा हो गया उसको रिकॉर्ड करो, रेवेन्यू हुआ है उसको रिकॉर्ड करो, फिर रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस करो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, एंड वो नेट प्रॉफिट का हकदार कौन है? ओनर, इसलिए उसका कैपिटल में उसको ऐड कर दो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। पीएल से हमको नेट प्रॉफिट पता चलता है, बैलेंस शीट से हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमको ऑब्जेक्टिव समझ में आया है कि जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में होता है, बिजनेस एक्टिविटीज विच को हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करके, उनको समराइज करके नेट आउटकम बताना है। तो इस सब्जेक्ट का भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया? वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आज ये पेन बाजार में 100 रुपए का बिक रहा है। हाउ द सेलर डिटरमाइंस इट्स सेलिंग प्राइस?
हाउ द मैन्युफैक्चरर डिटरमाइंस इट्स प्राइस, इसका 100 रुपए वैल्यू कैसे आया, तो वो कॉस्ट निकालना हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। आज हम लोग आपसे फीस ले रहे हैं 20,000 25,000 जो भी फीस हम लोग आपसे लिया है, हाउ वी अराइव्ड एट दैट फीस। सबके घर में बिजली है एंड कलकत्ता में मोस्टली सीएससी सप्लाई करता है। सीएससी एक रेट चार्ज करता है आपसे 10 रुपीज पर यूनिट, 9 रुपीज पर यूनिट। हाउ दे अराइव्ड एट दैट 8 रुपीज, 10 रुपीज, 9 रुपीज। आप किसी होटल में जाते हैं, होटल वाला बोलता है 3200 पर रूम पर नाइट, कैसे आया 3200 रुपया, हाउ दे अराइव्ड एट। बस फेयर 7 रुपीज, प्लेस ए से प्लेस बी में जाने का 7 रुपीज, हाउ दे अराइव्ड एट दैट 7 रुपीज। बस फेयर कैसे कैलकुलेट हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जब आप फल खरीदने जाते हैं, अब आप देखते हैं 50 रुपए किलो का भी सेव है, 80 रुपए किलो वाला भी सेव है, 150 रुपए किलो वाला भी सेव है। अलग अलग प्राइस क्यों है। 50 रुपए वाला किलो वाला जब आप सेव देखेंगे उसमें बहुत सारा दागी मिलेगा, आपको छांटने का मौका नहीं मिलेगा। 80 रुपए वाला में कम दागी मिलेगा एंड 150 रुपए वाला में एकदम आपको दागी नहीं मिलेगा, पॉलिश किया हुआ मिलेगा, स्टिकर चिपकाया हुआ रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये काफी सारा चीज आप लोग सीखेंगे। प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना, कोई कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं, बजट कैसे बनाते हैं, फिर उस बजट को आपको एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है टू फाइंड आउट द डेविएशन, उसका रीजन फाइंड आउट करना है एंड किसी एक पर्टिकुलर आदमी जो उस खर्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसका फिर अकॉर्डिंगली ही शुड बी पेनलाइज्ड और ही शुड बी रिवॉर्डेड। अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो ही शुड बी रिवॉर्डेड, अगर डेविएशन नेगेटिव है तो ही शुड बी पेनलाइज्ड। आज आपके पेरेंट्स आप पे खर्चा कर रहे हैं, दे आर इनकरिंग सम कॉस्ट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड कोई कॉस्ट पकड़ लो, दे आर इनकरिंग सम कॉस्ट। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको गालियां पड़ेंगी, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको नया फोन मिलेगा, आपको बाइक मिलेगा, जो भी आपने डिमांड किया था। तो जो बंदा, आज हम किसी पे खर्चा कर रहे हैं, जो बंदा जिस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको उसका जवाबदारी देना पड़ेगा। तो आपने बजट बनाया, उसमें आपने सारे खर्चे को लिस्ट आउट किया, फिर उसका एक्चुअल जब एक्टिविटी हुआ तो आपका एक्चुअल खर्चा पता चला, तो उसमें डेविएशंस तो होना स्वाभाविक सी बात है। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर विथ 100% श्योरिटी, नो वन कैन प्रेडिक्ट। उस डेविएशन को फाइंड आउट करना, उसका रीजंस फाइंड आउट करना एंड जो आदमी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको फिर एक्सप्लेन करने बोलो कि भैया क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ डेविएशन। तो अल्टीमेटली वो एक्सप्लेन करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो सब्जेक्ट मैटर में सिंपल सा बात है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंडिंग आउट द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल करने का नया नया तरकीब सिखाया जाएगा आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस होते हैं, उनका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, हाउ दे कैलकुलेट देयर कॉस्ट, राइट, ये सब चीज। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो लास्ट में मैंने बताया ना, बजट बना के एक्चुअल से फिर कंपेयर करते, इसको अपने बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। समझ में आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। फर्दर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम लोग बात कर रहे थे तो देयर वर सर्टेन टाइप्स ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस, जिनको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से बाद में जानने लगे हैं, राइट। व्हाई डू यू नीड टू शो आउटस्टैंडिंग, व्हाई डू यू नीड टू शो प्रीपेड, बिकॉज वी फॉलो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Why personal expenses will not be recorded in the books of accounts?
separate entity we assume. Why accounting period is of 12 months? Periodicity concept. So when we do financial accounting, there are a lot of assumption, rules, principles which we have to follow. हम पे रूल्स थोपा गया एंड फिर लोग अपना अपना रूल बनाने लगे, इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन, हार्मोनाइजेशन लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाया गया। उन लोगों को कहा गया कि आप लोग इस प्रिंसिपल्स पे वर्क करिए, इन रूल्स पे वर्क करिए, सजेस्ट द बेस्ट प्रैक्टिस, उसको कानून बना दिया गया। And therefore you are preparing your financial accounting or you are doing financial accounting by following those principles. आज अगर कोई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तो उसको कभी भी अपने बुक्स में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दिखाने का दरकार नहीं है, लेकिन रूल बनाया गया कि बिजनेसमैन शुड फॉलो अक्रूवल बेसिस एंड वेयरएज प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर दे कैन फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। धीरे धीरे यहां पर भी बनाया गया है, बट उतना ज्यादा नहीं बनाया गया जितना आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेवलपमेंट आया, ये आप लोग अकाउंट्स की क्लास में सीखेंगे। हम लोग अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपको लेबर कॉस्ट कंट्रोल करना है, आप लेबर को कितना पेमेंट करते हैं? जितना घंटा वो काम करता है इनटू रेट पर आवर, कि भैया हम तुमको 50 रुपया घंटा देंगे, राइट? हम आपको कितना देंगे? 50 रुपया घंटा देंगे, आप जितना घंटा काम करिए उतना घंटा का पैसा ले जाइए। तो बोला ठीक है, आ गया काम पे। अब वो धीरे 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 हाथ चला रहा है अपना। तो इससे क्या हो रहा है? जो काम 10 घंटा में खत्म हो जाना चाहिए था वो 15 घंटा 18 घंटा ले रहा है। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? मालिक का, क्योंकि मालिक क्या अनुमान लगाया था? 10 घंटा में काम हो जाएगा, लेकिन मालिक को पेमेंट कितना घंटा का करना पड़ रहा है? 15 घंटा 18 घंटा का। एक तो मालिक का पैसा ज्यादा लग रहा है, फर्दर अगर 18 घंटा 20 घंटा ले रहा है तो उसमें उसका 2 प्रोडक्शन हो जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 1। तो मालिक दोनों तरीके से मर रहा है। एक तो उसका पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि वो 10 घंटा का काम के चक्कर में उसको हमको 18 घंटा का पैसा देना पड़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, राइट? सेकंड, प्रोडक्टिविटी भी मेरा कम हो रहा है, क्योंकि मेरा टाइम किल कर दे रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब बताओ, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कॉस्ट को कंट्रोल करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। जो इस सब्जेक्ट हमारा है ना, कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखेंगे हम लोग। तो बताओ, इस सब्जेक्ट का मैटर है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें? गिव मी योर आइडियाज। वेरी गुड। ये बोलता है कि सर आप एक काम करिए, आप उसको पर यूनिट प्रोडक्शन का हिसाब से रख लीजिए, वो 10 घंटा लगाए 20 घंटा लगाए, वेरी गुड ऑप्शन। सेकंड, ट्रेनिंग दो उसको, हो सकता है वो उतना एक्सपीरियंस ना हो, इसका मतलब उसको धमकी दो, निकाल देंगे। इंसेंटिव दे सकते हैं, बोनस दे दो, रिवॉर्ड दे दो, धमकी दे दो कि तुमको निकाल दिया जाएगा। कितना आंसर आया? मेनी आंसर्स यू हैव ना, कि एक आंसर है आपका? बहुत है। कोई बोला उसको पर यूनिट में ले आइए, तो फिर मतलब नहीं है वो 10 घंटा ले 20 घंटा ले। कोई बोलता है कि उसको ट्रेनिंग करवाइए, हो सकता है वो अनएक्सपीरियंस्ड, उतना ज्यादा तजुर्बे वाला आदमी नहीं हो। कोई बोलता है उसको वार्निंग दे दीजिए कि भैया काम ठीक से करो नहीं तो निकाल देंगे। कोई बोलता है उसको लालच दीजिए कि तुम जितना जल्दी काम करेगा उतना हम तुमको बोनस भी देंगे। आज तुम किसी नौकर को बोलो ना कि तुम 10 घंटा का काम को 8 घंटा में करके दिखा, मेरे तरफ से तेरे को कुछ मैं एक्स्ट्रा दूंगा, क्या हाथ चलेगा उसका? देखना।
तो इससे दो फायदा हुआ, टाइम बच गया तो उसमें वो ज्यादा प्रोडक्शन करवा पाएगा, उससे ज्यादा प्रोडक्शन करवा पाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। एंड दूसरा, अब वो 10 घंटा के अंदर अंदर काम करवा ले रहा, खाली थोड़ा सा इंसेंटिव देके। पहले जहां उसको 15 घंटा 18 घंटा का पैसा देना पड़ता था, अब कितना घंटा का दे रहा है, 10 लेस देन 10 आवर्स, तो उसका काम दोनों तरफ बम बम चल रहा है ना। तो ये पर्टिकुलर कॉस्ट को कंट्रोल करने का आपके पास में इतना सारा ऑप्शन आया है ना। यस और नो, इतना सारा ऑप्शन है आपके पास, खाली एक कॉस्ट को कंट्रोल करना है, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने का। तो कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज नो सच गारंटीड रूल कि ये प्रॉब्लम है तो यही कर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग विल बी रिक्वायर्ड। बाजार में आदमी मिल नहीं रहा है, भैया जो है सर माथे रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भी चला जाएगा। बाजार में लेबर का कमी नहीं है, ठोक बजा के काम करवाओ, एक जाएगा दूसरा आराम से मिल जाएगा। या दूसरे को ऑलरेडी रखो, उसको साइड बाय साइड ट्रेनिंग दो, फटाक से निकाल देना उसको। कितना सारा ऑप्शन है। यस और नो। तो उसी से, उसी को मोटिवेट करके उसी से काम निकलवाना, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजी। क्या? और उसको निकाल कर किसी दूसरे को रखना, उसको निकाल दो, रिट्रेंच, और उसके बदले में किसी और तजुर्बे वाले आदमी को रखना, इसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी। दोनों ही सेविंग स्ट्रेटेजी है। पुराना सिस्टम को ही मॉडिफिकेशन करके उससे काम निकलवाना, कॉस्ट सेव करवाना, दैट्स कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजी। हटा नया डाल, दैट्स कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी। दोनों में पैसा बचेगा। इसमें से कौन सा एग्रेसिव पॉलिसी है? कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि निकाल के नया लेने का बात हो रहा है। यस और नो? कौन सा कंजर्वेटिव अप्रोच है? कॉस्ट कंट्रोल। किसमें खर्चा ज्यादा होगा आपका? कॉस्ट रिडक्शन में। क्यों? पुराना को निकालेंगे, पुराना को निकालेंगे, उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। किसी भी वर्कर को ऐसे निकाल के देखे, समझ में आ जाएगा। एक रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन उसको देना पड़ेगा, सेटलमेंट कॉस्ट। हाँ, लेबर यूनियन का चक्कर है, उसको सेटलमेंट कॉस्ट। भाई तुम्हारा हिसाब करो, चलो नया रखेंगे तो उसको अपना ऑफिस का एनवायरनमेंट समझाने के लिए उसका ट्रेनिंग लगेगा, कितना भी तजुर्बे वाला आदमी क्यों ना हो। अच्छा, कंपनी तो खुद बाजार में ऐसे पोस्टर लेके खड़ी नहीं रहेगी कि हमको एक नौकर चाहिए, हमको एक नौकर चाहिए। तो कंसल्टेंसी फर्म से कांटेक्ट करेगी, तो कंसल्टेंसी फर्म हायरिंग चार्जेस लेता है इक्विवेलेंट टू 1 मंथ सैलरी, तो वो खर्चा लगेगा। फर्दर सबसे बड़ा नुकसानदायक बात क्या है? कोई चला गया और उसके बदली में जब कोई आता है तो बीच में 1 महीना का आपका काम हैम्पर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका वो आवर्स में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। प्रोडक्शन नहीं हुआ मतलब आप उतना यूनिट बेच नहीं पाए, मतलब उतना यूनिट पे आप अपना पैसा कमा नहीं पाए, प्रॉफिट नहीं कमा पाए, तो वो भी एक टाइप का लॉस है। तो हिसाब से देखा जाएगा तो कॉस्ट रिडक्शन इज वेरी एग्रेसिव टेक्निक, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये। आर गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, चलो
तो सबसे पहले हमको समझ में आ गया हम सब्जेक्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सब लिखाएंगे, आपको खाली सुनना है अभी। एक मैंने बोला कॉस्ट निकालना का तरीका, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। मैन्युफैक्चरर के लिए भी है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी है, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया कंट्रोल स्ट्रेटेजी, रिडक्शन स्ट्रेटेजी, दोनों में कॉस्ट सेविंग है, लेकिन एक पुराना सिस्टम को ही मॉडिफाई करके चला लो काम, और एक में नया लाना पड़ता है। कॉस्ट कंट्रोल में पैसा कम खर्चा होता है, रिडक्शन में इट्स एक्सपेंसिव। ये एग्रेसिव है रिडक्शन, कंट्रोल डिफेंसिव टेक्निक है कंजर्वेटिव सोच वालों के लिए। चलो क्यों निकालेंगे भैया, उसके पेट पे लात पड़ जाएगा, उसी से काम चलाओ, राइट। हाँ, और एक मैंने बोला वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बजट को एक्चुअल से कंपेयर करके, ये सब बात। और एक बात बहुत गौर करने लायक बात है, राइट। अक्सर हमारा ऐसा देखा जाता है से फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर वेजिटेबल मार्केट गई, वेजिटेबल्स खरीद के लाई, तो पहला एक्टिविटी हुआ परचेस। हाँ, खरीदने के बाद उसको वो प्रॉपरली स्टोर करती है। हाँ, उसके बाद प्रोडक्शन मतलब खाना पकाती है, राइट। उसके बाद वो इंस्पेक्ट, टेस्ट करती है, एंड उसके बाद फूड इज रेडी टू ईट। ठीक है, तो मेरी मदर ने इतना सारा काम किया खुद, एंड व्हेन वी टर्न अप होम वी से कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे। Yesterday it happened with me also. बहुत रेयर होता है ऐसा, usually I have food at home only, but yesterday I had my lunch at 5 o'clock, so I did not feel like eating, and she was upset, which I came to know the early morning today. ठीक है, तो उसने सब्जियां पहले खरीद के लाई, ठीक है। फिर उनको पता है कौन सा चीज कहां स्टोर करना है। ऑयल आप फ्रिज में तो रखेंगे नहीं, बटर आप बाहर तो रखेंगे नहीं, तो देयर इज अ प्रॉपर स्टोरेज, राइट। देन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कौन सा कितना यूज करना है, शी नोज द टेक्निक। जब खाना पक रहा होता है शी कंटिन्यूसली इंस्पेक्ट्स कि जल नहीं जाए। ऐसा तो नहीं है गैस में लगा दिया एंड शी वेंट टू डू सम अदर वर्क। कंटिन्यूसली उस गर्मी में शी मेक फूड्स फॉर अस, एंड देन वो टेस्ट करके देखती कि इट इज एज पर माय सन्स टेस्ट बड और नॉट, एंड देन द फ्रेश फूड इज रेडी टू ईट। किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, जो चीज आपकी मम्मी करती है आपके किचन में, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम जैसे चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं और हम लोगों को उस चीज का पैसा मिलता है। फर्क सिर्फ यही है, आपकी मदर को यह काम करने का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, और हम अगर यही चीज किसी एक कंपनी के लिए करें तो हमको लाखों रुपए मिलते हैं। एंड वी आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, दैट इज मां। शी नोज सब्जी बाजार में सप्लायर जो वेंडर्स हैं
कितना क्वांटिटी में खरीदना है, सब सिखाएंगे। किस दाम पे करना है, बार्गेन करना है। देयर आर लॉट ऑफ कंसिडरेशंस व्हिच वी नीड टू टेक व्हेन यू परचेज। स्टोर को प्रॉपर्ली चेक करना है। अगर आप चक्की का आटा खाते हैं तो आपका जो कंटेनर है उसमें आपका चक्की का आटा रखा हुआ है, तो वो पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप व्हीट खरीदेंगे क्या? क्या करेंगे आप? जब खत्म होने वाला रहेगा, देख के समझ में आ जाएगा कि इससे 3-4 दिन का काम चलेगा, और तो आज जाके गेहूं खरीद लाओ, उसको धो के सुखा लो, जो चक्की वाला जो पीसता है उसको दे दो, राइट? वो पीस के रेडी रखेगा, एंड बाय द टाइम तुम्हारे जो कंटेनर में जितना है उससे काम चलाओ। तो बाय द टाइम वो खत्म होता है, तुम्हारा फ्रेश आटा आ जाता है। तो उसको उनको पता है ये सब चीज। कभी ऐसा हुआ है घर में गए हो, आज आटा नहीं है, खाना नहीं बना? कभी नहीं हुआ है। She knows when to purchase, how to purchase, किससे खरीदना है, सब कुछ उनको आइडिया है। एंड जितना यूज चाहिए उतना वो इशू कर लेती है। बनने के बाद प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करते। कल को मेरा बेटा बोलेगा क्या खाना बनाया है, राइट फ्रॉम परचेज से लेके खाना बनाने तक का ये जो मूवमेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये मूवमेंट आप कभी सीखे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? नेवर। ये पूरा चेन है एक्टिविटी का। एक भी एक्टिविटी अगर आपका गलत हो गया, आपको नुकसान हो जाएगा। ये सब आप सीखेंगे। कैसे परचेस करना है, कितना परचेस करना है, कब करना है, किस दाम में करना है। स्टोर को बार बार कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि कल को कोई आइटम खत्म हो जाए तो दिक्कत होगा ना, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, खाना नहीं बनेगा, भूखा सोना होगा। तो इसलिए शी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द स्टोर। हाँ, कुछ कुछ आइटम ऐसा है जिसमें हम लोग जब खाना रहता है तभी खरीदते हैं। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। दिस अप्रोच इज नोन एज जस्ट इन टाइम अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको अपने? द मोमेंट यू कम कि आई नीड टू कंज्यूम दिस, जब मोमेंट यू नो कि हमको ये चाहिए, तभी आप उसको खरीदते हैं। तो इससे क्या आपको ज्यादा मगजमारी नहीं है। स्टोर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने का भी दरकार नहीं है, जब चाहिए तभी खरीदा। बट इसमें आपको अपना लोकेशन देख लेना पड़ेगा, स्टोर जहां से आप खरीदेंगे सप्लायर का। मान लो सप्लायर मेरे घर के नीचे ही है तो चल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर सप्लायर दूर है तो कैन यू फॉलो जस्ट इन टाइम? नॉट पॉसिबल। तो काफी सारा फैक्टर्स देखना पड़ता है। फिर प्रोडक्शन को भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, उसका इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा। तो ये जो एक्टिविटी है, गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर। आपकी मम्मी आपके किचन में सारा काम खुद करती, क्योंकि इट इज एट डोमेस्टिक लेवल। द मोमेंट यू गो इनटू कमर्शियल लेवल, थिंग्स हैपन इन ह्यूज क्वांटिटीज। थिंग्स हैपन इन ह्यूज क्वांटिटी एंड देयर इज अ ह्यूज मार्केट। तो ये मिस्टर एक्स देख रहा है, ये मिस्टर वाई देख रहा है, ये मिस्टर जेड देख रहा है, ये मिस्टर ए देख रहा है, राइट? सब काम डिवाइड हो गया, और ये मिस्टर बी करेगा बेचने का काम। देयर हैज टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब समझ में आया? इसका मतलब अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाता है, कौन गाली खाएगा? परचेज मैनेजर मिस्टर एक्स? यस और नो? अगर मान लो प्रोडक्शन बंद हो गया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कौन गाली खाएगा?
स्टोर मैनेजर मिस्टर वाई। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है, कौन गाली खाएगा? मिस्टर जेड। कस्टमर आके बोलता है ये क्या माल दिए आप हमको, कौन गाली खाएगा? मिस्टर ए। देखा कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। क्योंकि अगर आप इन एक्टिविटीज को प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका लॉस कंट्रोल हो जाएगा। लॉस विल बी मिनिमाइज्ड और रिड्यूस्ड टू जीरो। एक किचन में डोमेस्टिक लेवल में आपकी मां, मदर खुद करती है ये सारा काम। अब बड़ी बड़ी कंपनीज में हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक मैनेजर होता है। तेरा काम यही है, स्टोर वाला बोलेगा परचेस को माल खत्म होने वाला है, बस इतना बोलेगा, ठीक ही ऑर्डर प्लेस कर देगा। प्रोडक्शन वाला बोलेगा स्टोर को माल भेज, ठीक माल भेज देगा। और ये इंस्पेक्ट करके सेल्स वाला को दे देगा, जाओ बेचो। पिक्चर क्लियर है? हाँ, तो सब्जेक्ट का पूरा आउटलाइन समझना बहुत जरूरी है कि आप सब्जेक्ट में क्या सीखने वाले हैं। कितना सारा चीज तो हम तुमको सिखा दिए और इसी का न्यूमेरिकल्स भी हम तुमको क्लास में करा देंगे। नंबर 1, लेबर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए इंसेंटिव प्लान लाएंगे। इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहले मेरा वर्कर एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा था, 10 घंटा का काम के लिए वो 15 घंटा ले रहा था, अभी हमको उसको मोटिवेट करना है, तो बताइए मेरा लेबर कॉस्ट कितना से सेव होगा। वो आपको कोई इंसेंटिव स्कीम बोलेगा, राइट? तो बताइए सेविंग्स कितना हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी बताया ना, पुराना को निकाल के नया डाल, तो इस प्रोसेस में टोटल नुकसान कितना हुआ, सेटलमेंट कॉस्ट, और क्या क्या लगेगा, ट्रेनिंग कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट, और जो आवर्स लॉस हुआ उसमें तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उसको अपने बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लॉस्ट डिमांड। क्या बोलेंगे? ड्यू टू लॉस्ट डिमांड। अगर प्रोडक्शन होता तो बेच देते, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ बोल के नहीं बेच पा रहे हैं, तो वो प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ ना, यस और नो? तो मेरा ये एक तो सम आएगा कि टोटल लॉस निकालो ड्यू टू दिस कॉस्ट रिडक्शन। यहां पे पूछेगा कितना परचेस करना है, किससे खरीदना है, कब खरीदना है, राइट? समझ में आ रहा है? फर्दर इसका एक यहां पे अकाउंटिंग, यहां पे खाली एक ही चैप्टर है जहां पे आपको जनरल लेजर थोड़ा सीखना पड़ेगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरनल मूवमेंट जो हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो आपको पता चल जाएगा गुड्स अभी कौन से स्टेज में है, राइट? तो उसको अपने बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स। क्या बोलेंगे? कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पर भी कुछ कुछ अकाउंट्स बनते हैं टू रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। क्लियर है पूरा पिक्चर? हाँ, अब इसी चीज को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। डन। सबसे पहला कॉस्ट
ascertainment, that is calculating cost of manufacturing the product or providing a service. दूसरा, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये इसी सब्जेक्ट का पार्ट है। तो आपका कॉस्ट आ जाएगा, उसमें आप अपना भूख जोड़ दीजिएगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इज दैट फाइन? हाँ, cost control and cost reduction strategies. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हम लोग बोलते हैं रिपेयरिंग, एक सॉर्ट ऑफ रिपेयरिंग। सुनिए, ये फोन देखे आई तो बार बार फोन आ रहा है, देखिए किसका आ रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, सब हम लिखाएंगे डिटेल में, अभी जो बोला उसको हम मोटा मोटी सम अप कर रहे हैं। ठीक है, preparation of control accounts, to monitor and control the movement of goods। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, comparing budget with actual results, finding out the variance, वेरिएंस मतलब डेविएशन, जो हम लोग तुमको वर्ड बताया ना, डिफरेंस। कंपेयरिंग बजट विथ एक्चुअल रिजल्ट्स
and finding out the variance, identifying the reasons for it, and taking corrective actions. Is that fine? क्लियर? हाँ, तो सब्जेक्ट में क्या क्या सीखना है बताओ। सबसे पहला बताओ, कॉस्ट असर्टेनमेंट, मतलब क्या चीज का कॉस्ट निकालना सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। उसके बाद सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करेंगे। कॉस्ट आ जाएगा, उसमें क्या ऐड कर देंगे, अपना भूख, प्रॉफिट मार्जिन, तो आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्या सीखेंगे, कॉस्ट कंट्रोल एंड, दोनों ही क्या सेविंग स्ट्रेटेजी है। हाँ, किसमें पैसा ज्यादा खर्चा होता है, रिडक्शन में। किसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, रिडक्शन में। अरे भैया, कोई चीज को रिपेयर करके काम चलाना और नया में रखने में फर्क है ना। कौन सा एग्रेसिव टेक्निक है, रिडक्शन। ठीक है, फर्दर हम लोग क्या सीखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ, किस लिए, कंट्रोल अकाउंट्स, किस लिए, बहुत सारा लेजर बनाना पड़ता है हर डिपार्टमेंट का, किस लिए, गुड्स का मूवमेंट को मॉनिटर एंड लॉस कंट्रोल करने के लिए, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ गुड्स, राइट। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो भी आपने बजट बनाया उसे एक्चुअल को कंपेयर करो, फाइंडिंग आउट द वेरिएंस, आइडेंटिफाइंग द रीजंस फॉर इट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग टूल भी है आपके सिलेबस में। डिसीजन मेकिंग का थोड़ा बहुत आपका सिलेबस में है। आपको 2-3 ऑप्शंस दिया जाएगा कि सपोज आज मेरे पास एक जमीन है, उसमें मैं खेती कर सकता हूं, तो मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, मैं खेती कर सकता हूं, तो मैं कौन से प्रोडक्ट का खेती करूंगा जिससे कि मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। अगर मेरे पास लैंड अनलिमिटेड होता तो मैं सब चीज का खेती करता। सोच के देखो, लैंड अगर अनलिमिटेड, सब चीज का खेती करता तो प्रॉफिट वैसे ही मैक्सिमम हो जाता। लेकिन हमारे पास ज्यादा लैंड नहीं है, लिमिटेड है, मेरे को उस रिसोर्स को ऑप्टिमली यूज करना है। तो ऑप्टिमली यूज करने का मतलब क्या हो गया कि उस लैंड में मैं उस चीज का खेती करूंगा जिससे मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो। या मान लो मेरे पास लेबर बहुत कम है और मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, ये, तो मैं क्या देखूंगा, ऐसा कौन सा काम करने से मेरे को प्रॉफिट ज्यादा आएगा। जैसे मेरे पास 4 घंटे होते पढ़ाने के लिए, अब मैं इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं जिससे कि मेरा रेवेन्यू सबसे ज्यादा आएगा, कौन सा कोर्स पढ़ाऊं, एक्चुअलीज पढ़ाऊं, सीए पढ़ाऊं, सीएस पढ़ाऊं, सीएमए पढ़ाऊं, तो उस हिसाब से, राइट। तो काफी सारा डिसीजन मेकिंग आएगा, और भी बहुत सारा इसमें टूल्स है, टेक्निक्स है, वो हम लोग सीखेंगे। तो सब्जेक्ट का मोटा मोटी आइडिया समझ में आ गया। पूरा सब्जेक्ट में क्या भरा हुआ है, कॉस्ट निकालना, चाहे वो बस फेयर हो, चाहे वो टैक्सी फेयर हो, चाहे वो होटल का रूम रेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल का बेड चार्ज हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन वर्क का कॉस्ट निकालना हो, खिलौना टॉय मेकिंग इंडस्ट्री का, राइट। जो इंटीरियर्स होते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स, वो लोग आपसे पहले सुन लेते हैं कि भैया मेरे को ऐसा ऐसा फ्लोरिंग चाहिए, ये हमको कर्टेन्स चाहिए, ऐसा बेड चाहिए, ऐसा कैबिनेट चाहिए, फिर दे गिव यू द कोटेशन, यस और नो। प्रेस्टो कस्टमाइज्ड गिफ्ट शॉप, वहां पे जब आप जाएंगे क्या होता है,
आप बोलते हैं हमको इस लड़की का फोटो इस मग्गा में चाहिए, राइट? तो आपको बोलता है बाबू 500 रुपया। बोले हमको पिलो में चाहिए, तो बोलेगा 800 रुपया। बोले हमको मेरा टी शर्ट में चाहिए, तो 1000 रुपया। बोलता है ना, क्योंकि वो पहले से उसका प्राइसिंग सेट कर चुका है। एक चीज गांठ पल्ले बांध लेना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी तुम लोग करते थे वो किस लिए करते थे? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग करते थे यूजर्स के लिए। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? शेयर होल्डर। उनको जानना है प्रॉफिट कितना हुआ, उनको जानना है कंपनी का ग्रोथ क्या है, गवर्नमेंट को जानना है प्रॉफिट कितना हो क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, लेंडर्स को जानना है आपका प्रॉफिट कितना है क्योंकि उसको इंटरेस्ट कवर रेशियो निकालना है, एम्प्लॉइज को जानना है आपका नेट प्रॉफिट क्या है क्योंकि उनको अपना सैलरी में ग्रोथ चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करते थे दैट वाज फॉर यूजर्स। एंड हु वेर द यूजर्स? इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। पढ़ा है ना? आज एक बात गांठ पल्ले बांध लो, इस सब्जेक्ट में जो भी आप सीखेंगे किसी बाहर वाले को नहीं बताना। ये तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल पर्पस के लिए है, तुम्हारा सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है। आज प्रेस्टो वाला, इंटीरियर डेकोरेटर, या जिस कंपनी से आप ये पेन खरीद रहे हैं, क्या वो आपको बताएगा हाउ दे अराइव्ड एट दिस 100 रुपीज? से फॉर एग्जाम्पल प्रेस्टो वाला बोलता है मग्गा में फोटो चाहिए आपको, 500 रुपया लगेगा, सीधा। अब वो इतना भोला था, वो आदमी बोलने लगा मग्गा का 200 रुपया, लेबर चार्ज 100 रुपीज, प्रिंटिंग कॉस्ट 100 रुपीज। देखिए इतना बड़ा मशीन में प्रिंटिंग होगा, स्टिकर जो, एंड 100 रुपीज इज माई प्रॉफिट। बोल दिया, बार्गेन चालू करेगा। बोले पहला बात तो आप 100 रुपया नहीं कमा सकते, 50 रुपया कमाइए, तो 450 हो गया। फिर वो अपना घर से कोई मग ले आएगा, बोला मग्गा का 200 पकड़े थे ना, लीजिए मग्गा हम दे रहे हैं आपको, तो 250 हो गया। बोला 100 रुपया लेबर, हम आपका हाथ बटा देंगे, आधा आधा कर लेंगे। कभी नहीं बताना। इसीलिए तुम कभी भी किसी से बार्गेन करो ना, जाओ कपड़ा बाजार, गो एंड बाय द क्लोथ्स फ्रॉम अ लोकल शॉप जहां पे बार्गेनिंग होता है। वो बोलेगा 200 रुपया, आप बोलेंगे 100 रुपीज, बोले बढ़ो आगे। वो बोलता मेरा 180 तो खरीद है, मतलब वो हमको 180 में बेच के एहसान कर रहा है, वो ऐसा बताता है हमको, ऐसा दिखाता है वो कि 180 तो मेरा खरीद है। कभी नहीं बोलेगा कि आई बॉट दिस एट 120 therefore I am earning a profit of 80 rupees. Never he will say. हमेशा देखना जो वो कोट करेगा ना, खाली 10-5 रुपया कम करके बोले ये तो मेरा खरीद है। सब्जी बाजार सब्जी खरीदने जाओ, बार्गेन करो, 30 रुपए किलो टमाटर, 28 টাকায় तो किनलम, 28 में खरीदा तो तुमको 25 में कैसे दे देंगे? तो फिर तुम लास्ट में क्या बोलता है, चलो 28 में दे दो। बट 28 वो बोला ना तुमको। तो कभी भी ये सब चीज इंटरनल है, खाली कस्टमर को खाली एक ही चीज बोलने का है, सेलिंग प्राइस ये है मेरा। मत बताना कहां से माल खरीद रहे हो, कैसे प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ नहीं। तुमको अगर किसी कंपनी का कार खरीदना है तो तुम क्या बोलोगे? हम देखेंगे कार कैसे बना रहे हैं आप लोग, बोलो। होता है पॉसिबल? पूरा का पूरा ये इंटरनल है, इसमें बाहर का कोई आदमी नहीं, खाली मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया जाएगा ये सब चीज। नाम भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बाहर वाले का कोई लेना देना नहीं है इससे।
और कस्टमर को तो कभी भी ये ब्रेकअप मत बता देना, नोच खाएगा तुमको, नेवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो सबसे पहला बात बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन जनरेट होता है किसको कम्युनिकेट करते हैं? इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, लेकिन ये वाला ओनली मैनेजमेंट लेवल, इंटरनल सर्कुलेशन, इंटरनल कंट्रोल पर्पस, नो आउटसाइडर। आउटसाइडर को खाली क्या बोलेंगे? सेल प्राइस। कुछ कुछ चीज समझने का बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट में, तभी आप लोग इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ पाएंगे। इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? हाँ, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमको सब्जेक्ट का क्लियर हो गया। नया सब्जेक्ट है तो आपको मालूम होना चाहिए आप इस सब्जेक्ट में क्या करने वाले हैं। अब कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालना, एक बार कॉस्ट आ गया उसमें अपना भूख जोड़ दो, कितना खाना है तुमको, 20% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है 100 रुपया कॉस्ट है, हमको 25 रुपया खाना है, 25% ऑन कॉस्ट, तो तुम सेलिंग प्राइस कितना बोला? 125। तुम है परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में सेलर प्राइस डिटरमाइन नहीं करता, मार्केट डिसाइड करता है। बाजार में 118 में बन रहा है, बिक रहा है, तो ये हो गया टारगेट सेलिंग प्राइस। सभी जन 118 में बेचा, तुम कौन सा भाई नया खेत का मूली है, बट तुम क्या बोला? हमको तो 25 रुपया का भूख है, तुमको तुम्हारा भूख तुमको 25 ही चाहिए, तो इस हिसाब से तुम्हारा कॉस्ट होना कितना चाहिए? 93। तो ये हो गया तुम्हारा टारगेट कॉस्ट, लेकिन तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट कितना है? हाँ, क्या है? 100 तुम्हारा कॉस्ट है। सो नाउ यू विल ट्राई टू ब्रिंग योर कॉस्ट टू टारगेट कॉस्ट। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको अपने? तो टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक में प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट, क्योंकि वी ऑपरेट इन अ परफेक्ट कंपटीशन। तो प्राइस डिटरमाइन हो गया, मार्केट डिसाइड किया, उसमें से तुम क्या माइनस करेगा? प्रॉफिट रिक्वायर्ड। तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट। क्या, कौन सा कॉस्ट? टारगेट कॉस्ट। सो नाउ यू नीड टू अचीव 93 एंड व्हाट इज योर एक्चुअल कॉस्ट? 100. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू रिड्यूस द गैप बिटवीन 100 and 93, and for that what you will do? कॉस्ट कंट्रोल। क्या करेंगे आप? कॉस्ट कंट्रोल। और आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट, सीखेंगे ना? इस प्रोडक्ट में एक ऐसा इनपुट डाला हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन में नहीं है कस्टमर के लिए, हटा दो, कम हो जाएगा। मशीनरी खरीदो जिससे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो जाए। अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोडक्ट का डिजाइनिंग चेंज करके देखो, हो सकता है कुछ बच जाए खर्चा। आर गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ये तो खाली एक टेक्निक है, इसमें बहुत सारा टेक्निक है हमारे सिलेबस में। सो टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक में प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट। उसमें से क्या, तो टारगेट सेलिंग प्राइस से क्या माइनस करोगे?
तो क्या आ जाएगा? टारगेट कॉस्ट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग योर एक्चुअल कॉस्ट टू एंड ट्राई टू मिनिमाइज द गैप. एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजीज. ये वन ऑफ द टेक्निक है, एक टेक्निक है टारगेट कॉस्टिंग. ऐसे बहुत सारे टेक्निक है हमारे सिलेबस में. तो मुद्दा यहीं पे घूमेगा, कोई भी टेक्निक क्यों ना हो. रोटेशन विल बी दिस ओनली. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो कॉस्ट असरटेन करना है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन स्ट्रेटेजीज. काफी सारा हम लोग कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजी सीखेंगे, बहुत सारा सीखेंगे, एक दो नहीं. फिर हम लोग कंट्रोल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, राइट? परफॉर्मेंस मेजरमेंट, डिसीजन मेकिंग. इज दैट फाइन? हाँ सर, यहां पे कोई प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं बनता है? बनता है. तो जब हम लोग ये प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट सीखेंगे तो वहां पे एक चीज हम लोग और सीखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट. क्या सीखेंगे? कॉस्ट शीट. सारा कॉस्ट का एस्टिमेशन, उसमें हमारा ये प्रॉफिट है. इज दैट फाइन? तो यहां पर भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनता है कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है. इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है, तो हम लोग इसको मंडे से फिर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मैंने आपको सब्जेक्ट का एक बार ओवरव्यू दे दिया है. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम मंडे एंड आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट. एक नॉर्मल सम हम लोग लेंगे, उसमें मैं आपको ये पूरा प्रोसेस एक्चुअल में लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, देन वी विल फिक्स अप द सेलिंग प्राइस. ठीक है, कॉस्ट निकाल के अपने सेलिंग प्राइस फिक्स कर लेंगे. फिर अपने बजट बना लेंगे पूरे साल का. फिर पूरे साल के बाद में अपने देख लेंगे कि हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या था. फिर अपने वेरिएंस निकालेंगे एंड वो देख लेंगे उसका डेविएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव. फिर अपने इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. तो तुम्हारा काम यही होगा, कुछ कुछ रेप्यूटेड कंपनीज का, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का या कोई भी एक कंपनी का, आप किसी भी एक, टाटा मोटर्स का, किसी का भी एक आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑनलाइन देख के आएंगे. आपको पता चल जाएगा टॉप में रहता है कंपनी का सीईओ, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन में फिर ऐसे ब्रांचेस, सेल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट का भी एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट लोग बैठते हैं, राइट. फिर सेल्स डिपार्टमेंट, एरिया सेल्स मैनेजर वाइज होता है, फिर एजेंट्स होते हैं उसके अंडर में, उस तरीके से. तो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप लोग देख कर आएंगे. ठीक है, सो टाइम टू टाइम वी विल डिस्कस दीज थिंग्स. ठीक है, सो हम लोग मंडे को हमारा क्लास होगा, 2 क्लास है मंडे हमारा. फर्स्ट हाफ में वी हैव कॉस्ट. अब जो रूटीन जो आप लोगों को दिया गया है वही फॉलो होगा. एंड सेकंड हाफ में वी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 का. ठीक है, ओके, थैंक यू.